दिल्ली सल्तनत एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर 300 साल से भी ज्यादा हुकूमत की। पर इसकी असली कहानी सिर्फ जंगों और बादशाहों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता के कुछ ऐसे नियमों की जो बहुत ही हैरान करने वाले थे। ये नियम बड़े अनोखे थे, काफी विवादास्पद भी, और इन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए आज इन्हीं नियमों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। दिल्ली, आखिर ये शहर इतना जरूरी बना कब? ज्यादातर लोगों के जहन में यही तस्वीर बनती है कि ये तो हमेशा से ही सत्ता का, पावर का सेंटर रहा होगा, है ना? पर सच तो ये है, और ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, कि दिल्ली की अहमियत असल में 12वीं सदी में ही बढ़ी। उससे पहले ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेंटर था ही नहीं, और बस यही बात दिल्ली के इतने बड़े बदलाव की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो पहला पड़ाव, एक कस्बे से राजधानी तक का सफर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा व्यापारिक शहर देखते ही देखते एक बहुत बड़े साम्राज्य की धड़कन बन गया, उसकी राजधानी। और ये बदलाव ये बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 12वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली तोमर राजपूतों के कब्जे में थी। फिर उन्हें अजमेर के चौहानों ने हरा दिया और दिल्ली एक जरूरी ट्रेड सेंटर की तरह उभरने लगा। यहाँ तक कि दहलीवाल नाम के सिक्के भी चलाए जाते थे। लेकिन असली गेम चेंजर तो साबित हुआ साल 1206, जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई और बस सब कुछ बदल गया। अच्छा, एक मिनट, ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? तो इसका जवाब है तवारीख। ये फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास हैं जो उस जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा हुआ करती थी। और इन्हें लिखते कौन थे? सचिव, कवि, दरबारी, मतलब वो पढ़े लिखे लोग जो शहरों में रहते थे और अक्सर सुल्तान से इनाम पाने की उम्मीद में ही अच्छा अच्छा लिखा करते थे। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सुल्तान के औजार। चलिए अब सल्तनत के असली राज में उतरते हैं। वो कौन से अनोखे औजार थे? न्याय, गुलाम और शक्ति, जिनका इस्तेमाल करके सुल्तानों ने इतने बड़े साम्राज्य को अपने काबू में रखा। इसे समझने के लिए 13वीं सदी के एक इतिहासकार फक्रे मुदब्बिर की एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करते हैं। उन्होंने उस समय के एक बड़े राजनीतिक सिद्धांत को समझाया था, जिसे कहते थे न्याय का चक्र। तो ये न्याय का चक्र काम कैसे करता था? देखिए, हिसाब बहुत सीधा था। राजा को चाहिए सैनिक, सैनिकों को चाहिए तनख्वाह। तनख्वाह आती है किसानों से मिलने वाले टैक्स से, और किसान टैक्स तभी दे पाएंगे जब वे खुशहाल होंगे, और खुशहाली आती है न्याय से। और जब न्याय होता है तो राजा मजबूत बनता है। सब कुछ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी मशीनरी को चलाने के लिए एक सुल्तान आखिर भरोसा करे तो करे किस पर? अपने बेटों पर या किसी और पर? सल्तनत का जवाब सच में चौंकाने वाला था। बंदगान, ये खास किस्म के सैन्य गुलाम थे जिन्हें खरीदा जाता था और फिर उन्हें सबसे जरूरी सियासी पदों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। सुल्तानों का मानना था कि ये गुलाम उनके अपने बेटों से भी ज्यादा भरोसेमंद हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक यानी सुल्तान के लिए होती थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, व्यवस्था के खिलाफ एक रानी। सिर्फ गुलामों पर भरोसा ही नहीं, सुल्तानों का एक और कदम था जिसने उस दौर की पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, और वो था एक महिला को सुल्तान बनाना, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं। उस जमाने के इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने भी ये माना कि वो अपने सभी भाइयों से ज्यादा काबिल और लायक थीं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन था, उनका शासन उस आदर्श सामाजिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ था जो मानती थी कि औरतें पुरुषों के अधीन होती हैं। बड़े बड़े अमीर और दरबारी एक रानी के आज़ादी से हुकूमत करने से जरा भी खुश नहीं थे, और आखिरकार 1240 में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। रज़िया ने तो अपने सिक्कों पर साफ साफ लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। अब जरा इसकी तुलना वारंगल की रानी रुद्रमा देवी से कीजिए। उन्होंने अपने शिलालेखों पर अपना नाम ही बदल दिया और ये दिखावा किया कि वो एक पुरुष हैं। ये हमें दिखाता है कि उस दौर में महिला शासकों के लिए सत्ता पर बने रहना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। हमारा चौथा पड़ाव, अभिजात वर्ग को नाराज करना। उस दौर की व्यवस्था को चुनौती सिर्फ रज़िया ने ही नहीं दी थी। कुछ सुल्तानों ने तो एक ऐसा काम किया जिससे उस दौर के अमीर और ऊंचे तबके के लोगों में जैसे भूचाल ही आ गया। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके से आए लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए, और इस मामले में सुल्तान मोहम्मद तुगलक तो सबसे आगे थे। जरा सोचिए, उन्होंने
अजीज खुमार एक शराब बनाने वाले को, फिरोज हज्जाम एक नाई को, मनका तब्बाक एक बावर्ची को, और तो और लड्डा और पीरा नाम के 2 मालियों तक को बड़े बड़े प्रशासनिक पद दे दिए। अब जाहिर है उस वक्त के ऊंचे खानदान के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने तो इन नियुक्तियों की जबरदस्त आलोचना की। उन्होंने लिखा कि ये सुल्तान के राजनीतिक विवेक खोने और शासन करने में उनकी नाकामी का संकेत था। इससे साफ पता चलता है कि उस जमाने के अमीरों के लिए ये कितना बड़ा झटका था। अब देखते हैं 5वां पड़ाव, दबाव में एक साम्राज्य। सल्तनत के अंदर तो ये उथल-पुथल चल ही रही थी, लेकिन असली चुनौती तो बाहर से भी आ रही थी। एक तरफ अंदरूनी मसले, दूसरी तरफ बाहरी हमले। इन दबावों ने सल्तनत के शासन को एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया था। तो इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसका एक तरीका था इक्ता सिस्टम। इसमें मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें इक्तादार कहते थे, अलग अलग इलाके सौंप दिए जाते थे। इक्तादार वहां से अपनी तनख्वाह के तौर पर टैक्स वसूलते थे और बदले में सुल्तान को सैनिक मदद देते थे। और हाँ, ये एक बहुत चालाक कदम था कि उनके इलाके थोड़े थोड़े समय में बदल दिए जाते थे, ताकि कोई भी कमांडर बहुत ज्यादा ताकतवर न बन जाए। 50%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, पर ये आखिर है क्या? ये वो टैक्स था जो किसानों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों के राज में खेती पर लगने वाला कर, जिसे खराज कहते थे, किसान की कुल उपज का 50% तक पहुंच गया था। मतलब किसान जो भी उगाता उसका सीधा सीधा आधा हिस्सा सल्तनत को चला जाता था। सोचिए कितना भारी बोझ रहा होगा ये। और इन सब मुश्किलों के ऊपर मंडरा रहा था सबसे बड़ा बाहरी खतरा, मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के दौर में मंगोलों के हमले इतने बढ़ गए कि सल्तनत को एक बहुत बड़ी और बेहद खर्चीली सेना रखनी पड़ी। ये एक ऐसी चुनौती थी जो सल्तनत को बना भी सकती थी और मिटा भी सकती थी। और अब आखिरी पड़ाव, सल्तनत की स्थायी विरासत। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद दिल्ली सल्तनत ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका असर साम्राज्य के खत्म होने के सदियों बाद तक महसूस किया जाता रहा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि खिलजी और तुगलक वंश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो आगे चलकर एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। बाद में शेरशाह सूरी ने उसे और बेहतर बनाया, और फिर यही सिस्टम महान मुगल सम्राट अकबर के लिए एक मॉडल बना, जब उन्होंने अपने विशाल मुगल साम्राज्य को संगठित किया। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या दिल्ली सल्तनत का शासन सच में एक न्याय का चक्र था, या फिर ये कंट्रोल करने का एक बेहद कारगर और सख्त सिस्टम था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।